देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम ये बता रहे थे कि ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी और इसके ऊपर 4 चार्जेस रखे हुए हैं। पहला चार्ज +2 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, -9 ESU, -25 एंड +16। क्वेश्चन हमारा क्या था? कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट ए। कैलकुलेट द नेट फोर्स एट ए पर हमें नेट फोर्स निकालना है। देखिए, ये चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये फोर्स कहलाएगी FAD, ए पर डी से लगने वाला फोर्स। इसी तरह से ये चार्ज -25 ESU, ये चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट इज FAC, ए पर सी से लगने वाला फोर्स। सिमिलरली ये चार्ज -9 ESU, ये चार्ज भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्स कहलाएगी FAB। अब देखिए, हमें इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। यहाँ 3 फोर्स काम कर रहे हैं, दिस, दिस एंड दिस। हमने माना कि द रिजल्टेंट फोर्स B कैपिटल F विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द फोर्स FAD एंड FAC मेक्स एन एंगल अल्फा। Suppose this distance is 4 centimeter and this distance is 3 centimeter. So according to Pythagoras theorem, AC is equal to 5 centimeter because that is a rectangle. अब देखिए, हम रिजॉल्विंग द फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो F cos थीटा रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काय के बराबर होगा? FAD। ये तो हॉरिजॉन्टल है ही, ये वर्टिकल है, इसका कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा, और ये होगा FAC cos अल्फा। लेकिन ये फोर्स कैसा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए दिस इज माइनस। जो कंपोनेंट इधर आते हैं दीज आर टेकन एज पॉजिटिव, और जो इधर आते हैं वो नेगेटिव लिए जाते हैं। तो FAD इधर आया, -FAC cos अल्फा। अब देखिए, FAD और FAC की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। FAD, अब देखिए यहाँ पूरा सिस्टम CGS है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके अंदर हम 1/4πε0 नहीं लेते हैं। Q1 16 and 2 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, दिस इज 2 डाइन। सिमिलरली FAC कितना है? 2 × 25 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, दिस इज 2 न्यूटन, 2 डाइन। सिमिलरली FAB, टू एंड 9 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, दिस इज 2 डाइन। अब देखिए, ये वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे। FAD हमारे पास कितनी है? 2 डाइन, माइनस FAC भी 2 डाइन है।
cos alpha base upon hypotenuse 4/5. This is 2 minus 8/5. 5 to the 10. 10 minus 8, 2. 2/5. That is the value of f cos theta. Now f sin theta इज इक्वल टू, देखिए ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, यानी दिस इज एफ ए बी प्लस एफ ए सी साइन एल्फा। अब देखिए यहां एक फोर्स ये आएगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। एफ ए बी कितना है हमारे पास, एफ ए बी 2 प्लस एफ ए सी भी 2 है, साइन एल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस इज 3/5। दिस इज 2 प्लस 6/5 16/5। अब देखिए हम पे एफ कॉस थीटा भी है, एफ साइन थीटा भी है, क्या करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा इज 2/5 4/25 प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा 16/5 256/25। 16 का स्क्वायर 256 होता है। 25 इज द एलसीएम, 4 प्लस 256 260/25। ये यहाँ से अब देखिए एफ स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज 1 इज इक्वल टू 260/25। सो एफ इज इक्वल टू 260 का अंडरवुड अपॉन 25 का अंडरवुड 5। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो ये डाइन में फोर्स आ जाएगा। अब देखिए अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है कि ये रिजल्टेंट फोर्स एफ ए डी के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो एफ साइन थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा दिस इज 16/5 अपॉन एफ कॉस थीटा दिस इज 2/5। So 16/5 into 5/2, 5 cancel, 2 8 the 16, f से f cancel, this is tan theta, tan theta is equal to 8, so theta is equal to tan inverse 8. This is the direction. Okay? अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। देखिए हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस each of plus small q are fixed at point A and B. 2 point charges each of plus q are fixed at point A and B, and these are separated by a distance 2L.
another charge q of mass small m is located at the midpoint of the line joining the two charges. देखिए तीसरा चार्ज जो है हमारे पास वो भी Q है और उसका मास कितना है m, स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? दिस इज द मास। क्वेश्चन क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ प्लस Q आर फिक्स्ड एट पॉइंट A and B. These are separated by a distance 2L. Another charge small q and mass small m is located at the midpoint M of the line AB. Now this point charge is slightly displaced along the line AB and then released. Prove that it moves simple harmonically and calculate its time period. Another charge plus Q and mass m is located at the midpoint M of AB. It is slightly displaced. It is slightly displaced and then released. Show that its motion is SHM. SHM means simple harmonic motion. Calculate its time period. ये क्वेश्चन है, ये फिर से समझ लीजिए। दो फिक्स चार्जेस हैं और हर एक कितना है प्लस Q। ए और बी पॉइंट पर हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 2L है। एक तीसरा चार्ज है जो प्लस Q है, प्लस स्मॉल q ही है और उसका मास कितना है स्मॉल m। उसको हमने मिड पॉइंट पर लोकेट कर दिया। अब क्या किया कि इस चार्ज को हमने स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया AB लाइन के अलोंग और उसके बाद छोड़ दिया एंड देन रिलीज। हमें शो करना है कि ये जो थर्ड चार्ज है जिसका मास m है ये सिंपल हार्मोनिकली मूव करेगा और इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हमें निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। अब देखिए दिस डिस्टेंस इज 2L, तो दिस इज L, दिस इज L। अब मान लीजिए हमने इसको x डिस्टेंस से डिस्टर्ब कर दिया। सपोज दिस इज x। अब देखिए इस पर हम फोर्स देखें, F M A।
m पर a से लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0, इसको हम k कह देते हैं, q इंटू क्यू अपॉन l प्लस एक्स होल स्क्वायर। दिस इज k क्यू स्क्वायर अपॉन l प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हम इसी पर एक दूसरा फोर्स देखें। देखिए, जब ये चार्ज यहाँ आ गया तो एक फोर्स तो ये लग रही है इस पर FMA, और दूसरी फोर्स ये लग रही है FMB। नाउ FMB क्या हो जाएगी, k क्यू स्क्वायर अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये फोर्स छोटा है और ये फोर्स बड़ा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, अब नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसे घटा ही देते हैं, k क्यू स्क्वायर अपॉन l प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k क्यू स्क्वायर इज कॉमन, दिस इज 1/l प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1/l माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे, k क्यू स्क्वायर l प्लस एक्स होल स्क्वायर l माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखिए, l प्लस एक्स होल स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, l माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस l माइनस एक्स होल स्क्वायर कैंसिल हुआ, l प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम इसे खोलें तो यहाँ से क्या आएगा, l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx और l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2lx, लेकिन बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, k क्यू स्क्वायर दिस इज l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx माइनस l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए, l स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुए, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, k क्यू स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और ऊपर बच रहा है हमारे पास माइनस का 4lx। दैट इज द नेट फोर्स। अब देखिए, यहाँ x जो है वो छोटा है, x इज वेरी वेरी लेस देन टू l, इसलिए एक्स स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो नेट फोर्स हम पे कितनी आई, F इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हुआ, दिस इज L4 एंड दिस इज माइनस 4lx। L से एक पावर कैंसिल हो गए, 3 पावर रह जाएंगी, दिस इज माइनस 4 k क्यू स्क्वायर अपॉन L क्यूब इंटू एक्स। अब देखिए, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन।
m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस 4k क्यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब इंटू एक्स। अब देखिए m नीचे पहुंच जाएगा, तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू माइनस 4k क्यू स्क्वायर अपॉन m एल क्यूब इंटू एक्स। देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, k इज कांस्टेंट, q इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, l इज कांस्टेंट। सो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव करती है कि उसके अंदर एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो उसकी मोशन क्या होती है, एस एच एम। इट्स मोशन इज एस एच एम। इसकी मोशन क्या हो गई, एस एच एम। देखिए याद रखिए, एस एच एम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। सेकंड, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन लाइज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसलिए उसकी मोशन क्या हो गई, एस एच एम। अब देखिए बट इन एस एच एम, बट इन एस एच एम ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। मान लीजिए ये इक्वेशन हमारे पास 1 थी और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन, एक्स, ये एक्स, माइनस माइनस, तो ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पर कितना आ जाएगा, दिस। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को हमने कंपेयर किया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4k क्यू स्क्वायर अपॉन m एल क्यूब। देखिए रूट लेंगे, जब हम इसका रूट लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू इस पूरे पर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4k क्यू स्क्वायर अपॉन m एल क्यूब। दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 या 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू 4k क्यू स्क्वायर अपॉन m एल क्यूब। अब क्या हुआ देखिए, टी, दिस इज होल स्क्वायर, हाँ ठीक है। देखिए ओमेगा की वैल्यू डाली 2 पाई अपॉन टी और ये अंडर रूट है, अंडर रूट 4k क्यू स्क्वायर अपॉन m एल क्यूब। अब देखिए टी को हम इधर ले जाएंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m एल क्यूब अपॉन 4k क्यू स्क्वायर। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो इसका रूट भी ले लें, 2 पाई एल क्यूब को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इंटू एल, तो एक एल बाहर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर का क्यू बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर आपका कितना बच रहा है, एम एल अपॉन के।
क्योंकि 4 का √2 बाहर चला गया, क्यू स्क्वायर का क्यू बाहर चला गया, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज पाई एल अपॉन क्यू √m l अपॉन k, दिस इज टाइम पीरियड। तो क्या मतलब हुआ कि अगर दो चार्ज जो हर एक प्लस क्यू है 12 डिस्टेंस से सेपरेट हैं और वो दोनों चार्ज फिक्स्ड हैं और उनके मिडिल पॉइंट पर हम किसी तीसरे चार्ज क्यू को रखें जिसका मास m है और उसको स्लाइडली डिस्टर्ब करें और छोड़ दें, तो वो सिंपल हार्मोनिकली मूव करता है और उसका पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड t = पाई एल अपॉन क्यू √ml अपॉन k। अब देखिए, मैंने आपको कूलम्स लॉ पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। अभी कूलम्स लॉ पर जो और क्वेश्चन आएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आएंगे, इसलिए अब मैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए साहब एक बात समझ लीजिए, इससे पहली वीडियोस के अंदर हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज बताया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था? इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू विच फोर्सेस आर एक्टिंग बिटवीन देम। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि जो चार्जेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स Q इज़ ग्रेटर देन 0, नेगेटिव चार्ज मीन्स Q इज़ लेस देन 0। अब क्या होता है कि जब एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं। ये एक प्रकार की लाइंस ऑफ फोर्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। इन लाइंस ऑफ फोर्स को हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देख नहीं सकते, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर पहुंचती हैं। सपोज ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ ये आती हैं, ऑल डायरेक्शन। तो पहले हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स बताना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दीज आर इमेजिनरी कर्व। Electrostatic lines of force are the imaginary curve which starts from positive charge and reaches towards negative charge. इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? एक प्रकार की इमेजिनरी कर्व है जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन करते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रही हमें, जो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर पहुंचती हैं। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो किसी भी चार्ज पार्टिकल से अगर वो पॉजिटिव है तो ऑल डायरेक्शन में निकलती हैं और अगर वो नेगेटिव है तो ऑल डायरेक्शन में आती हैं। अब देखिए, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखना चाह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है, दीज आर ओपन कर्व, दीज आर ओपन कर्व। ये खुले कर्व हैं। देखिए हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ बता रहे थे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि दीज आर ओपन कर्व, यानी कि ये खुले कर्व होते हैं, यानी कि दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से चलती है, नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म हो जाती है।
पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव पर ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द ओपन कर्व। दिस प्रॉपर्टी शोज दैट एन इंडिविजुअल चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर। यानी कि ये प्रॉपर्टी इस चीज़ को बताती है कि एक इंडिविजुअल चार्ज हमें नेचर में मिलता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमें अलग मिलता है, नेगेटिव चार्ज हमें अलग मिलता है। Electrostatic lines of force are the open curve. This property shows that an individual charge exists in nature। ये बात पूछी जाती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कौन सी प्रॉपर्टी ये शो करती है कि एक इंडिविजुअल चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो दीज आर ओपन कर्व, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओपन कर्व होने की वजह से इस चीज़ को शो करते हैं कि एक इंडिविजुअल चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, यहीं अगर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखें, सपोज दैट इज अ मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पर जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इट मीन्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द क्लोज्ड कर्व। Due to this reason, a magnetic monopole does not exist in nature. Magnetic lines of force are the closed curve, which shows that a magnetic monopole does not exist in nature। क्या मतलब हुआ? एक इंडिविजुअल चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है, रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द ओपन कर्व। अब मैग्नेटिक मोनोपोल, एक मैग्नेटिक मोनोपोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, रीजन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द क्लोज्ड कर्व। अब देखिए, हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, सपोज दिस इज ए टेंजेंट, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट gives the direction of electric field at that point। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
देखिए टू इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स can never intersect to each other, because if they intersect, at point of intersection two tangents can be drawn, which gives the two direction of electric field at the same point, which is impossible. Suppose ये दो टेंजेंट, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, एक टेंजेंट ये होगी, एक टेंजेंट ये होगी, इसका मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि टू इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। टू lines of force can never intersect to each other. दो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीजन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, बिकॉज at point of intersection two tangents can be drawn, which gives the two direction of electric field at the same point, which is impossible, तो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीज़न, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, जो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन को शो करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी प्लेस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म electric field can be represented by equi-spaced parallel lines। अब देखिए जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनको हम इक्वी स्पेस पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते। वो कैसी हो सकती है? इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है,
ऐसे भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वी स्पेस लाइन से, इक्वी स्पेस पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा चार्ज बॉडी के नॉर्मल होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5, इलेक्ट्रोस्टैटिक lines of force are always normal to the charged surface। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स चार्ज्ड सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक चार्ज सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके नॉर्मल होंगी। अगर सपोज ये नेगेटिव होता तो इसकी तरफ को आती। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए, हम देखते हैं कि अगर हम एक रूम के अंदर परफ्यूम की बोतल खोल दें तो क्या होता है, उस पूरे कमरे के अंदर परफ्यूम की आने लगती है। जैसे कोई बाहर से अंदर को आता है उसे महसूस होता है कि यहाँ परफ्यूम है, परफ्यूम की खुशबू आ रही है। तो परफ्यूम को हमने पहचाना। इसी तरह से अगर कोई चार्ज रख दिया जाए तो उस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आने पर किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस करता है। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए हम किसी नेगेटिव चार्ज को ला रहे हैं, लाते 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 यहाँ आने के बाद उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो ये फोर्स क्या कहलाता है? जो फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ ए रीजन अराउंड ए चार्ज in which another charge experiences a force of attraction or repulsion। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज in which another charge experiences a force of attraction or repulsion। यानी किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आने पर किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस करता है, वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ एक रीजन है, इस रीजन के अंदर हम कोई एक चार्ज लाए, अगर मान लीजिए उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस किया या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस किया, तो इस रीजन के अंदर क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो वो क्या कहलाती है, दैट इज इंटेंसिटी। सपोज हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, इस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। अब देखिए इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक छोटा सा चार्ज लाए, दैट इज क्यू नॉट। दिस इज टेस्ट चार्ज। दिस इज टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज जो है किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो ये जो फोर्स F लगी ये क्यू नॉट चार्ज पर लगी, यानी क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स कितनी है, F। तो यूनिट चार्ज पर फोर्स कितनी हुई, F अपॉन क्यू नॉट। और यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई E। सो E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज है इट शुड बी वेरी स्मॉल, इसलिए हम लिखते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0। अब ये टेस्ट चार्ज जो है छोटा क्यों होना चाहिए, देखिए अगर ये टेस्ट चार्ज बड़ा है तो क्या करेगा, ये अपनी भी फील्ड बनाएगा। इसलिए सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो अफेक्टेड हो जाएगी। इसलिए टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉल, इसलिए हम लिखते हैं E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 F अपॉन क्यू नॉट। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है, तो इट सिग्निफाइज दैट द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मस्ट बी वेरी स्मॉल। If it is larger, then it will create its own electric field which will affect the field due to the source charge। इसका मतलब क्या है कि अगर ये टेस्ट चार्ज बड़ा होगा तो ये अपनी फील्ड बनाएगा। जब अपनी फील्ड बनाएगा तो टेस्ट सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो एक्यूरेट नहीं रहेगी, अफेक्टेड हो जाएगी। इसलिए सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड एक्यूरेट रहे उसके लिए टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉल। अब देखिए इसके अंदर हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि सपोज ये दो चार्ज हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए इस क्यू नॉट को मैं इसके नीचे ले जाता हूँ, तो F अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इफ क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल and Q naught tends to 0, then limit Q naught tends to 0 F upon Q naught is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. This is intensity of electric field. So E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. इसका मतलब क्या है कि Q चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज,
यानी अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे, और अगर नेगेटिव है तो भी हम चार्ज का साइन इसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स के अंदर हम दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड लेते हैं। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो उसके अंदर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी चार्ज का हमें साइन कंसिडर नहीं करना है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है क्या होगी, एसआई यूनिट, दिस इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज ए रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी of electric field क्या हुआ, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन a unit positive charge in an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज इन नेचर विच इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब जब ये वेक्टर है तो अल्टीमेटली इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ को होती है. इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. Suppose that is a positive charge, that is negative charge, so direction of electric field is from positive to negative. अब देखिए एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम Q चार्ज से R डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं तो Q चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/4πε0 Q/R². सपोज दैट इज ए चार्ज प्लस Q. अब इस चार्ज से हम R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. देखिए जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि बाय द डेफिनेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो R डिस्टेंस पर हम निकाल रहे हैं. सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ पर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया, तो इस चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कितनी होगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R². अब देखिए 1/4πε0 कॉन्स्टेंट, डिस्टेंस Q चार्ज है, ये भी कॉन्स्टेंट. इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इंटेंसिटी है
ई वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट चार्ज से किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, ठीक है। अब देखिए अब हम एक कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मेटेलिक स्फीयर है, दैट इज अ मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर। देखिए मेटेलिक बॉडी को जब चार्ज दिया जाता है तो चार्ज हमेशा उसके बाहरी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेटेलिक बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता, यानी कि चार्ज जो है केवल बाहरी सरफेस पर होता है। इसलिए इस स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी नहीं होंगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो चार्ज सरफेस के नॉर्मल होती हैं, ये होंगी, ये होंगी, दिस, लेकिन अगर इनको हम पीछे हटाएं तो ये सेंटर से आती हुई हमें दिखाई पड़ेंगी। इनको हमने डॉट करके क्यों बनाया है, कंटिन्यूअस नहीं बनाया, क्योंकि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती, ठीक है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये सरफेस के नॉर्मल होती हैं, और किसी भी सरफेस के ऊपर या कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। इसलिए अगर हम इनको पीछे हटाएं तो ये हमें सेंटर से आती हुई दिखाई देंगी, और इस पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी नहीं है। इसलिए स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is zero from center to the surface। यानी कि सरफेस से पहले तक ये ज़ीरो होगी और इसकी वैल्यू सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगी। इट्स वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम ऑन द सरफेस, बट बियॉन्ड द सरफेस its value decreases with increasing the distance from the center। देखिए एक बात हमें ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम मेटेलिक स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो डिस्टेंस हमें सेंटर से ही लेना है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर ज़ीरो होगी और सेंटर से सरफेस तक ज़ीरो रहेगी और सरफेस पर आने के बाद मैक्सिमम हो जाएगी और सरफेस के बाद जैसे जैसे डिस्टेंस सेंटर से बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी, यानी कि इट्स वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम ऑन द सरफेस बट बियॉन्ड द सरफेस इट्स वैल्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए ये चीज हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड graphically as follows, यानी कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द डिस्टेंस स्मॉल आर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोज। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये डिस्टेंस आर है। अब देखिए जब हम सेंटर से सरफेस तक चलते हैं यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो रहेगी, सरफेस पर इट बिकम्स मैक्सिमम और सरफेस के बाद ये डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। देखिए मैंने आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर दी है। अब देखिए जैसे जैसे सिलेबस हमारा आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर कंसेप्ट भी बढ़ते जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारी वीडियो से आप कंटिन्यू जुड़े रहें। आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को समझने को मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस, थैंक यू।